हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और हम अपनी एफएससी की, बीएससी की, एमएससी केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज चला रहे हैं और हमारी जूम क्लासेस भी चल रही हैं। जितने भी आपके दोस्त वगैरह हों जो बलूचिस्तान से आउटसाइड हैं, पंजाब, केपीके, फेडरल, तो ये हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जूम क्लासेस में भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे जूम क्लासेस बाकायदा सीक्वेंस के साथ चल रही है इंशाल्लाह। तो जो ख्वाहिशमंद हजरात हो वो ज़रूर मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक टेस्ट जो कि हमारा टेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर का है, और ये फर्स्ट ईयर की हाफ बुक है जो मैंने अभी पिछले हफ्ते स्टूडेंट से ली थी, ताकि मैं उनके पिछला जो मैंने 6 चैप्टर हाफ बुक पढ़ाया हुआ है उनको कितना आ रहा है और उनको अपने सब्जेक्ट पे कितना कमांड है। हमारी ख्वारी ज़ाया तो नहीं जा रही। जो हम इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, इनसे टेस्ट ले रहे हैं, इनको इनके इनके वीडियोस, इनको एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करवा रहे हैं, क्लासेस में इनको एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं, इंट्री टेस्ट की बुनियाद पर इनको तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या इनमें मसला तो नहीं आ रहा? इसलिए हम हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेते हैं और फिर हम प्रीवियस जितने भी चैप्टर गुजरे होंगे उनका एक साथ टेस्ट लेते हैं। तो हमारा चूँकि बुक जो है वो अभी 8वें चैप्टर तक पहुंच गया है, तो इसलिए मैंने पिछले 6 चैप्टर का मतलब हाफ बुक का मैंने टेस्ट लिया था। ज़रा उस टेस्ट को आज इस लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस टेस्ट में तकरीबन हमारे पास टोटल जो चैप्टर है वो, जो एमसीक्यूज़ है वो 100 हैं। तो ज़रा ज़रा जल्दी जल्दी उनको लेके चलते हैं। पहला हमारा शुरू करते हैं नंबर 1 से, एंड दैट इज़ नंबर फर्स्ट वन, एंड दैट इज़ 1 एवोग्राम। ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, 1 एवोग्राम। 1 एवोग्राम इज इक्वल टू, पहले तो 1 एवोग्राम है क्या? अक्सर स्टूडेंट आप लोगों में से 1 एवोग्राम जानते ही नहीं है। 1 एवोग्राम बोलते हैं इनवर्स ऑफ मोल को। एक मोल के इनवर्स को क्या बोलते हैं? 1 एवोग्राम बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास वही आ रही है, 1.66 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सही है। तो ये किसके बराबर है, ये 1 mu के बराबर है। यस, 1 mu की वैल्यू भी हमारे पास यही होती है। एक प्रोटॉन का मास भी यही होता है, एक न्यूट्रॉन का मास भी यही होता है। जिससे मुराद है हमारा ऑप्शन कौन सा, ये ऑल ऑफ दीज हमारा क्या है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ब्लड प्रेशर इज measured थ्रू, ब्लड प्रेशर इज measured थ्रू ऑप्शन बीटा मैनोमीटर। एक होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मैयर किया जाता है बैरोमीटर से। एक होती है हमारे पास वेपर प्रेशर, उसको भी मैयर किया जाता है बैरोमीटर से। एक होता है ब्लड प्रेशर, उसको मैयर किया जाता है मैनोमीटर से। तो ये आप लोगों ने काइंडली ये याद रखना है। हमारे पास 3 प्रेशर हमारे बुक में या हमारे एंट्री टेस्ट के लिए ज़रूरी है। एक है ब्लड प्रेशर, जिसको हम मैयर करते हैं किस चीज़ से, मैनोमीटर से। मैनोमीटर जिसे आप लोग बायोलॉजी में स्टेलेग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ रही है कौन सा, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दोनों को फिर मैयर किया जाता है किस चीज़ से, बैरोमीटर से। ये आप लोगों ने काइंडली याद रखना है, ये पॉइंट ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर को हम मैयर करते हैं किस चीज़ से, ब्लड प्रेशर को हम मैयर करते हैं किस चीज़ से, मैनोमीटर से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आइडियल गैस कैन बी लिक्विफाइड एट, आइडियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है, नन ऑफ दीज आ रही है। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस तो लिक्विफाई होता ही नहीं है। हम
वेलन हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि आइडियल गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, अगर उसको कंप्रेस किया जाए तो उनका वॉल्यूम ज़ीरो तो हो जाता है मगर वो कभी लिक्विड नहीं बन सकते। तो इसका ऑप्शन डेल्टा है। नेक्स्ट, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सबसे कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन है? ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, किसम फोर्स या डिबाई फोर्स, ये सारे आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मगर लंदन डिस्पर्जन फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स है, जो किन के बीच होती है, जो होती है बिटवीन नॉन पोलर मालिक्यूल। किन के बीच होती है? नॉन पोलर मालिक्यूल के बीच क्या होती है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये होती है किन के बीच? नॉन पोलर मालिक्यूल के बीच, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स कहलाया जाता है। कौन सा फोर्स कहलाया जाता है? वीकेस्ट फोर्स कहलाया जाता है। क्लियर है भैया? चले जी, नेक्स्ट अगला हमारे पास जो है वो है वाटर प्रेशर एट STP इज। वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो STP पे कितना है? तो ये हमारे बुक में मेंशन है, ये बात आप लोग काइंडली इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये आप लोगों के एंट्री टेस्ट के हवाले से ज़रूरी है। वाटर के वेपर प्रेशर के दो वैल्यूज़ ज़रूरी है। वाटर वेपर प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों वैल्यूज़ आप लोगों ने क्या करनी है? याद रखनी है। तो वो हमारे पास क्या आ रही है? वो हमारे पास आ रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रही है 4.6 टॉर, ये याद रखना सब। जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रही है 760 टॉर। 760 टॉर हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है STP। STP से मुराद किसकी बात हो रही? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हमारे पास वेपर प्रेशर होता है पानी का? वो होता है 760 टॉर। कितना भैया? 760 टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं कितना आपके पास वाटर बनेगा अगर 8 ग्राम क्या बने मिले? हाइड्रोजन मिले किसके साथ? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सही है। अब यहाँ पर लड़के थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल माइंडेड हो जाते हैं कि सर यहाँ पर तो तीन बातें हो रही, वाटर भी मांगा जा रहा है और हाइड्रोजन भी दिया जा रहा है और ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। तो अब हम वाटर की मिकदार का मुआयना या मुतालिया या उसकी मिकदार को किस तरह मालूम करेंगे? तो उसको हम याद रखें, प्रोडक्ट की मिकदार का मुतालिया हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लासेस में। प्रोडक्ट के मिकदार का मुतालिया हमेशा किया जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट से। किससे? लिमिटिंग रिएक्टेंट से। जब आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो भी आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, हमेशा प्रोडक्ट की मिकदार को वही चीज़ क्या करेगी? तयन करेगी। सही है। तो पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, आया हाइड्रोजन है या आया ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर हम पानी की बात करें तो पानी में अगर हम 1 मोल की बात करें, जब पानी हमारे पास बन रही थी, 2 हाइड्रोजन आ रही है, 1 ऑक्सीजन आ रही है और क्या बना रही है? H2O। ये तो आप सबको पता है कि नहीं है? अच्छा, और पानी के बनते वक्त 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, तब जाके वो 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करती हैं। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, पहले मैं वाटर को तयन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ताकि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चले और लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से हम क्या कर सकें? वाटर की मिकदार को मालूम कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास, अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ, ये तो हमारे पास क्या है? बैलेंस इक्वेशन बता रही है। कौन बता रही है? ये तो बैलेंस इक्वेशन बता रही है, क्वेश्चन तो नहीं बता रही। क्वेश्चन तो ये बोल रही है, क्वेश्चन बोल रही है कि कितना? कहते हैं अगर मैं 16 ग्राम क्या दे दूं? ऑक्सीजन दे दूं। सही है। और 8 ग्राम क्या दे दूं? हाइड्रोजन दे दूं। तो इससे मुराद है कि हमारे इस रिएक्शन में
ज़रूरत से ज़्यादा कौन लिया गया है, मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। इस वक्त हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बिल्कुल एक्सेस मिकदार में है, और एक्सेस मिकदार कभी भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करती है अपॉन द व्हाट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट साबित हो गया कि ऑक्सीजन है। अच्छा, अब आ जाए, अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाए। कहते हैं व्हेन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितनी वाटर प्रोड्यूस होगी जब 8 ग्राम हाइड्रोजन, फजूल है, फजूल 8 ग्राम, सही है, रिएक्ट विद व्हाट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो पता है कितना आपको वाटर प्रोवाइड करेगी। तो ऑटोमेटिकली हमें मालूम है कि 16 ग्राम, हमें वैसे भी मालूम है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन क्या देती है, 1 मोल वाटर देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है, 16 ग्राम दिया गया है। तो 16 ग्राम हमें क्या देगी, 18 ग्राम ऑफ वाटर देगी 8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रही है, द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद है कि जब एक सब्सटेंस, जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा अशकाल में, व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट, जब ये एक से ज़्यादा अशकाल में, सॉलिड स्टेट में या सॉलिड स्ट्रक्चर्स में या सॉलिड शेप्स में पाया जाए, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। सो वो कहते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, existence of substance in more than one liquid modification या liquid forms, existence of substance in various states, existence of substance in more than one solid modification या solid forms, existence of substance in more than one gaseous form। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, चार्ली, existence of a substance of a compound in more than one solid states या solid modifications। ठीक है जी, फिर चलते हैं किसकी तरफ। Now let's move toward the what, अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ताकि इस स्क्रीन को मैं मुकम्मल पढ़ सकूं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या आ रही है, मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या बोल रही है कि दुर केमिस्ट हैज़ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन अ सिलेंडर। दुर केमिस्ट के पास 2 मोल नाइट्रोजन गैस है एक सिलेंडर में, विद मूवेबल पिस्टन, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वॉल्यूम विल बी, कितना वॉल्यूम होगा। तो जाहिर सी बात है, जब 2 मोल गैस हैं, क्या है भैया, जब 2 मोल गैस हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हमें पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर वॉल्यूम जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, चाहे कोई भी गैस हो, छोटा हो या बड़ा हो, नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या मीथेन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, तमाम तरह गैसेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 लीटर की जगह गिरती है ना। वो कहते हैं नहीं, अगर 1 मोल ना हो, उन्होंने 2 मोल दिए हुए हैं, तो जब मोल डबल हो जाएगी, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, व्हेन मोल डबल्स वॉल्यूम आल्सो डबल्स, सो द वॉल्यूम वुड बी व्हाट 48 लीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन द ट्रू सॉलिड एंड ट्रू लिक्विड इज कॉल्ड। ट्रू सॉलिड और ट्रू लिक्विड के बीच जो हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ था, स्पेशली गैसियस चैप्टर में, गैसेस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ट्रू सॉलिड और ट्रू लिक्विड के बीच जो एक क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल, जो हम लोगों ने 5वें चैप्टर में, लिक्विड चैप्टर में पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, सही है। उसे हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। लिक्विड स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में बन जाए, उसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, जो न ट्रू सॉलिड हो न ट्रू लिक्विड हो, बल्कि उनके बीच में हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा हैज़ इंडिपेंडेंट शेप एंड वॉल्यूम
लाइक गैसेस बट दे आर। प्लाज्मा जो स्टेट्स होते हैं कहते हैं इनके वॉल्यूम भी इनडिफिनिट होते हैं, उनके शेप भी क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं, सच लाइक गैसेस। सही है। कहते हैं बट दे आर, मगर ये क्या है, फिर क्या चीज़ मुख्तलिफ है गैसेस से, बट दे आर कंडक्टर, बट दे आर व्हाट, कंडक्टर। यस, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कंडक्टर है, जबकि गैसेस क्या है, इंसुलेटर है। गैसेस क्या है, इंसुलेटर है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास आ रही है द सैंपल ऑफ आयनिक सॉलिड इज, द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड इज, आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल क्या है, शुगर। नो, शुगर जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। शुगर कौन सा सॉलिड है, मॉलिक्यूल से बना हुआ, ये शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ सॉलिड है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। साल्ट आयोनिक सॉलिड, यस, साल्ट जो होते हैं ये कौन सा सॉलिड होते हैं, ये केटाइन और एनाइन से बने होते हैं, तो ये आयोनिक सॉलिड है। ड्राई आइस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, साल्ट। हमने आयोनिक सॉलिड बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं कौन सा क्वांटम नंबर हमारे पास सही चल रही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एटम के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर मौजूद है, कौन से शेल में मौजूद है, कौन से सब शेल में मौजूद है, और कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। तो चले जी, ज़रा नाइट्रोजन को खोलते हैं, ज़रा नाइट्रोजन को खोलते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उसके एटॉमिक नंबर 7 है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ रही है, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। सही है। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7। वो कहता है आखिरी इलेक्ट्रॉन का बताओ, किसका बताओ, आखिरी इलेक्ट्रॉन। कहते हैं नाइट्रोजन एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में क्वांटम नंबर का सेट बता दो। तो क्वांटम नंबर मैं आप लोगों क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। जो स्टूडेंट नए हैं और मेरे इस लेक्चर को यहाँ से देख रहे पहली मरतबा, उनके लिए मैं ज़रा डिटेल से बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसकी बात हो रही है। सही है। ये जो नाइट्रोजन एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये कौन से शेल में है, सेकेंड शेल में है। कौन से सब शेल में है, पी सब शेल में है। कौन से ऑर्बिटल में है, पीजेड ऑर्बिटल में है। और हमें पता है कि सेकेंड शेल के लिए क्वांटम नंबर, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इस्तेमाल होती है, एन की वैल्यू क्या आती है 2। और पी सब शेल के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, ये +1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है। तो चले जी, ये सेट ढूंढते हैं। अगर हमें हर वो ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा जिसमें ये कंडीशंस या ये वैल्यूज़ मौजूद हो। तो आ जाएं। पहला हमारे पास है 3, नो 3 तो नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये थर्ड शेल में नहीं है बल्कि ये सेकंड शेल में है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, 2 1 +1, यस ये है 2 1 +1, बिल्कुल सही है। कैसे, 2 1 +1 या 0 या -1 जो भी होता सही होता, मगर यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 1 और क्या आ रही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आ रही है, +1 आ रही है, तो बिल्कुल सही है 2 1 +1। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें शेल की वैल्यू 3 दी गई है, तो शेल की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में। अच्छा, आखिर को देखें, शेल हमारे पास क्या है, सेकेंड है जी, सही है, मगर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या दी गई, 2। याद रखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, कभी भी एन की वैल्यू और एल की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ये याद रखना। हमेशा एन क्या होता है, बड़ा होता है एल से, और एल हमेशा एक वैल्यू क्या आता है, कम आता है, किस चीज़ से, एन से। कभी भी एल और एन आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, द ऑप्शन इज बीटा। अगला हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है, एंड दैट इज अबाउट द 20 क्वेश्चन
1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वाटर का 1 मोल बराबर है 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर। 1 ग्राम मालिक्यूल से मुराद है, मैं आपको क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, 1 ग्राम मालिक्यूल, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, ये अल्फाज अगर आ जाए इससे मुराद है 1 मोल। सही है, 1 मोल की बात। जिस भी मालिक्यूल को लिखा जाए 1 ग्राम मालिक्यूल, फला 1 ग्राम मालिक्यूल, फला 1 ग्राम एटम, जब ये 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मालिक्यूल बोला जाए इससे बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, तो ये तो सही है। ना 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर है? 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर के बराबर है। ठीक है, और 18 ग्राम भी 1 मोल ऑफ वाटर है, बिल्कुल सही है। और हमें पता है कि ये जो 18 ग्राम पानी है ये 18 ml के बराबर है। ये अक्सर स्टूडेंट आप लोगों में से नहीं जानते, काइंडली इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर है? 18 ml के बराबर है। 18 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर है? 18 ml। मतलब याद रखना, सब सुन ले, हेलो जो हजरात नए हैं मेरे इस चैनल पर वो सुन लें, पानी वो सब्सटेंस है जिसका 1 ग्राम 1 ml के बराबर है। तो मतलब पानी का 18 ग्राम जो है वो 18 ml के बराबर है। इससे मुराद ये है, आप सब गौर से सुन लें, कि पानी का जो 18 ग्राम है वो 1 मोल है और इसका जो वॉल्यूम है वो 18 ml है। तो याद रखना, अगर कोई आपसे सवाल करे कि पानी का 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि 24 लीटर, आपका आंसर होना चाहिए 18 ml। कितना है? 18 ml है। अच्छा, तो इससे मुराद है हमारे सारे ऑप्शन हमारे पास क्या है? सारे ऑप्शन हमारे पास सही है। ये सारे ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रियल गैस डू नॉट ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कहते हैं रियल गैसेस जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे नहीं करते। सही तो बोल रहे हैं, ठीक है। रियल गैसेस जो है वो मुकम्मल तौर पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम तर पॉइंट्स को ओबे नहीं करते सिवाय कुछ के। ठीक है, दे कैन बी लिक्विफाइड एट, हम रियल गैसेस को कहते हैं लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ दी गई है वैसे आप लोगों को टरखाने के लिए है। असल में आपका सवाल ये है कि दे कैन बी लिक्विफाइड एट, मतलब रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट, कब लिक्विफाई होती हैं? जब टी बड़ा हो टी सी से, नो, जब टी बड़ा हो टी सी से तो गैस क्या होता है? गर्म होता है, और वो लिक्विड नहीं बल्कि गैस होता है। नो, ये ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। अगला, फी बड़ा हो किस चीज़ से? पी सी से। फी बड़ा हो किस चीज़ से? पी सी से। यस, ये ऑप्शन सही है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो क्रिटिकल प्रेशर से, पी सी से, क्रिटिकल प्रेशर से, तो ये गैस बन सकता है। चले हम आगे और भी पढ़ते हैं। अगला, फी बड़ा हो पी सी से और टी छोटी हो टी सी से, ये बिल्कुल सही है। ये काइंडली सुन लें, जो अफराद नहीं जानते, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो सुन लें। मैंने क्लासेस में ये पढ़ाया हुआ है। गैस कब लिक्विफाई बन सकती है? लिक्विफाई हो सकती है जब प्रेशर ज़्यादा हो पी सी से और टेम्परेचर कम हो टी सी से, तो फिर हमारा गैस जो है वो लिक्विड बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल ईजी है। अगला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर आर। कहते हैं अगर मैं 9 ग्राम पानी ले लूँ तो उसमें पानी के कितने मालिक्यूल होंगे? पहले तो ये बताएं, क्या ये 9 ग्राम जो हमारे पास पानी है ये 1 मोल है या हाफ मोल है? जाहिर सी बात है ये हाफ मोल ऑफ वाटर है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर आप मोल के मुकाबले में मास हाफ ले लेते हो तो आपका मोल भी क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। एंड द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 3.01 इंटू 10⁻23 हमारे पास इसका आंसर आ रही है। अगर आप लोग नहीं कर सकते, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग फार्मूला अप्लाई कर लें। चूँकि हमारे पास फार्मूला है नंबर मालूम करने का, नंबर मालिक्यूल मालूम करने का। क्या फार्मूला है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद व्हाट? Na, मल्टीप्लाई विद व्हाट? Na। सही है, ये हमारे पास क्या आ रही है? ये फार्मूला आ रहा है। इस फार्मूले में आप बाकायदा क्या कर सकते हो? वैल्यूज़ को पुट कर लो। पानी का मोलर मास 18 है और गिवन मास 9 है, और 6.02 के साथ क्या करो? मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर क्या आएगी? 3.01 10⁻23। यहाँ तक सही है? काइंडली आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चला रहा हूँ। वाला साहब जल्दी कर लें।
अब ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं। चले अब ज़रा हम कोशिश करते हैं और आगे चलते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली, मैं ज़रा आगे जाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास है अगला क्वेश्चन, एंड दैट इज़ अबाउट द जोल थॉमसन इफेक्ट, JTE। ये सुन लें, जोल थॉमसन इफेक्ट। क्या भैया? जोल थॉमसन इफेक्ट। जोल थॉमसन इफेक्ट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जोल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जोल थॉमसन इफेक्ट को हम बोलते हैं जोल केल्विन इफेक्ट। कहते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट इज डन वन सिस्टम इज व्हाट, वन सिस्टम इज या एडियाबेटिक। ये याद रखना, जोल थॉमसन इफेक्ट के दौरान हमारा सिस्टम जो रखा जाता है, अगर आप लोगों ने देखा वो जोल थॉमसन इफेक्ट, जोल थॉमसन इफेक्ट करते वक्त आप लोगों का जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एडियाबेटिक। तब जाके आप लोगों के पास कूलिंग काज हो सकती है, तब जाके क्या काज हो सकती है? कूलिंग काज हो। तो याद रखिए, जोल थॉमसन इफेक्ट इज डन व्हेन द सिस्टम इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक से मुराद जहाँ पर हीट कांस्टेंट हो, जहाँ पर हीट ना आए ना जाए और उसमें तब्दीली क्या हो? ज़ीरो के बराबर हो। डेल्टा एच किसके बराबर हो? डेल्टा एच ज़ीरो के बराबर हो। मतलब उसमें हरारत में तब्दीली ना आए, ना हरारत सिस्टम के पास आए, ना हरारत सिस्टम से जाए। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जोल थॉमसन इफेक्ट, सॉरी, एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं। और जोल थॉमसन इफेक्ट या जोल केल्विन इफेक्ट अगर आप लोगों ने अटेन करना हो तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एडियाबेटिक सिस्टम होनी चाहिए। सही है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन रियल गैसेज ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नॉन रियल मतलब आइडियल गैसेज ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सही है। दे कैन बी लिक्विफाइड एट, दे कैन बी लिक्विफाइड एट, तो इसका ऑप्शन है दे कैन नॉट बी लिक्विफाई। हम इन्हें लिक्विफाई कर ही नहीं सकते हैं, हम इन्हें लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि ये आइडियल है, और आइडियल मतलब नॉन रियल से मुराद है क्या? आइडियल। तो आइडियल गैसेस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कौन सा सही नहीं है? तो नंबर 1, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। ये क्या रखती है? दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। ये दोनों साइडों पर, इसके दोनों साइडों पर एटम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सही तो है, ये बिल्कुल ओके है। अगला, इलेक्ट्रॉन आर आल्सो बैलेंस। ठीक है, बिल्कुल। जब एटम दोनों साइडों पर बैलेंस है तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस होंगे, प्रोटॉन भी बैलेंस होंगे, न्यूट्रॉन भी बैलेंस होंगे। ये याद रखना। सही है, बैलेंस इक्वेशन में ये तीनों बराबर होती हैं। अगला, एन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑन बोथ साइड। नो नो नो, मालिक्यूल का बराबर होना लाजमी नहीं है, मगर एटमों का बराबर होना लाजमी है। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैं ले रहा हूँ N2 और मैं ले रहा हूँ क्या? O2। ये जाके क्या बना रही है? N2O2। सही है, क्या बना रही है? N2O2। आप लोग चेक करें, यहाँ पर हमारे पास एक मालिक्यूल नाइट्रोजन का है और एक मोल या एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का है, और एक मोल या एक मालिक्यूल हमारे पास क्या बना रही है? N2O2 बना रही है। तो मतलब यहाँ पर अगर अब मैं रिएक्टेंट में दूँ को मालिक्यूल कितने हैं? मालिक्यूल तो दो हैं, मगर प्रोडक्ट में मालिक्यूल क्या है? एक है। इससे मुराद है कि मालिक्यूल का बराबर होना लाजमी नहीं है, ये याद रखें। सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड विद दैट ऑफ पार्टिकल साइज कैन बी स्टेटेड एज। सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड इज ऑलवेज इक्वल टू द पार्टिकल साइज। सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। यस, ये बिल्कुल सही है।
ये मैं आप लोगों को क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा। याद रखना, सब सुन लें। सरफेस एरिया, क्या भैया? सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? टू द पार्टिकल साइज। जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होता है उसकी सरफेस एरिया क्या होती है? कम होती है। जब हम उस पार्टिकल को क्या करते हैं, दरमियान से तोड़ते हैं और उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जितना वो ज़्यादा छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उतने उसके अंदर के एटम भी क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और वो भी क्या बना लेंगे, एरिया आपके पास फराहम कर लेंगे। तो जब पार्टिकल के साइज छोटे हो जाते हैं उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। मैं समझाना चाहूँगा एक एग्जांपल से। इस मालिक्यूल, ये सपोज करें एक पार्टिकल है, इसके ऊपर सरफेस एरिया कितनी है, 3 मालिक्यूल की, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सही है। अगर मैं इसी पार्टिकल को क्या करूं, फर्दर डिवाइड करूं, क्या करूं, फर्दर डिवाइड करूं, तो आप लोग चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई? ये से 9 में डिवाइड हो गई। अब इसके ऊपर अगर मालिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसको सराउंड कर रहे हैं, तो आप देखिए कितने मालिक्यूल सराउंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये हमारे पास तकरीबन 36 पार्टिकल ने सराउंड किया। हालांकि वही सब्सटेंस था जो यहाँ पर था कि नहीं था, वही सब्सटेंस था जो मैंने डिवाइड किया छोटे छोटे हिस्सों में। कितने पार्टिकल ने सराउंड किया? 36 पार्टिकल ने सराउंड किया। इससे मुराद इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले इसका सरफेस एरिया कितना था? 12 मालिक्यूल वाला सरफेस एरिया था। अब इसका सरफेस एरिया कितने मालिक्यूल वाला बन गया? 36 मालिक्यूल वाला हो गया। तो इससे मुराद इसके सरफेस एरिया क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि इसकी साइज कम हो गई। तो साइज और सरफेस एरिया में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, द नंबर ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एटम्स इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज। हाइड्रोजन एटम की तादाद 0.5 हाफ मोल ऑफ H2SO4 में कितने हैं? यहां पर आप चेक करें, यहां पर H2SO4 के मोल दिए गए हैं 0.5 मोल, मगर H2SO4 का ना मास मांगा जा रहा है, ना वॉल्यूम मांगा जा रहा है, ना H2SO4 के मालिक्यूल मांगे जा रहे हैं, बल्कि H2SO4 के अंदर क्या मांगे जा रहे हैं? हाइड्रोजन एटम। ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैंने आप लोगों को एक अलग फार्मूला दिया हुआ था, अगर याद हो। क्या फार्मूला था? N इज इक्वल टू स्मॉल n नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई विद Na मल्टीप्लाई विद द पार्टिकल इन सिंगल स्पीशी। तो अच्छा, पहले तो ये बताएं कि एक सिंगल मालिक्यूल में, सिंगल H2SO4 में कितने आपके पास हाइड्रोजन है? तो हम बोलेंगे 2। और Na और कितना मोल है? 0.5। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 0.5 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? Na के साथ, तो क्या आ जाएगी? 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 23 हमारे पास पार्टिकल आ जाएगी। इससे मुराद है कितने हाइड्रोजन रह गए हैं? हाफ मोल में आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 मोल हाइड्रोजन है। 1 मोल से मुराद 6.02। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रही है? तो हमारा जो आंसर है वो है 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन
एटम मौजूद होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द क्रिस्टलाइन बेसिक प्रिमिटिव, डैश इज द क्रिस्टलाइन बेसिक प्रिमिटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। कहते हैं क्रिस्टल लैटिस का या क्रिस्टल का जो बुनियादी स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूनिट सेल। उसका नाम क्या है? यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव यूनिट ऑफ व्हाट? ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आते हैं, 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम से क्या मुराद है? 1 मोल। ये लफ्ज याद रखिए, 1 ग्राम एटम से क्या मुराद है? 1 मोल। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ले लूँ, मतलब 1 ग्राम एटम से मुराद है 1 मोल ले लूँ, कहते उसमें कितने एटम मौजूद होंगे? 1 kg ऑफ एटम? नो, सही जरूरी तो नहीं है। 1 ग्राम ऑफ मालिक्यूल, 1 ग्राम ऑफ मालिक्यूल, 1 ग्राम मालिक्यूल नहीं बोला हुआ, 1 ग्राम ऑफ मालिक्यूल, नो। एन एटम, यस एन एटम, क्योंकि 1 मोल से मुराद है 1 एवोगैड्रो, मतलब एन एटम्स। कितने एटम होंगे? 6.0 तो है ना। तो एक मोल में या 1 ग्राम एटम में या 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 मोल पार्टिकल होते हैं। 1 मोल पार्टिकल से मुराद है एन ए पार्टिकल, सही है, एन एटम्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन डी सबशेल्स आर। डी सबशेल बोला हुआ है, ऑर्बिटल नहीं बोला हुआ है, लो डी सबशेल बोला हुआ है। तो ज़रा आते हैं डी सबशेल को ज़रा डिस्कस करते हैं। आपको पता है डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। और आपको शक्लें भी पता है कि इनकी जो शक्लें हैं डबल डंबल हैं, ये भी डबल डंबल हैं, ये भी डबल डंबल हैं, और ये भी हमारे पास क्या है? डबल डंबल है। और ये हमारे पास क्या है? सिंगल डंबल है। और इसके ऊपर क्या है? एक रिंग मौजूद है, एक कॉलर मौजूद है, सही है। ये डी जेड स्क्वेयर है। अच्छा, अब इन्हें बोलते हैं लोब्स, इन्हें बोलते हैं डंबल्स, इन्हें क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं। तो याद रखिए, आपको पता है कि डी जो ऑर्बिटल हैं सिवाय डी जेड स्क्वेयर के, बाकी तमाम में डंबल 2 होते हैं और लोब 4 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो कितने लोब्स आ रहे हैं? 18 लोब्स हमारे पास आ रहे हैं। सो हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन डी सबशेल? तो डी सबशेल में टोटल 18 लोब्स पाए जाते हैं। और अगर डंबल की बात करें तो 9 डंबल है। 1 डंबल, 2 डंबल, 3 डंबल, 4 डंबल, 5 डंबल, 6 डंबल, 7 डंबल, 8 डंबल, 9 डंबल, सही है। अच्छा, एस टी पी मीन्स, एस टी पी से क्या मुराद है? एस टी पी से मुराद है 32 फ़ारेनहाइट। क्या भैया? 32 फ़ारेनहाइट या 32 फ़ारेनहाइट और 14.7 साई। 14.7 साई किसके बराबर? 1 एटीएम, मतलब 1 एटीएम हो और 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं? एस टी पी। तो मुराद है एस टी पी हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 14.7 साई हो। 14.7 साई को हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट एज अ 1 एटीएम, ठीक है। अच्छा, व्हाट, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl क्रिस्टल? NaCl क्रिस्टल में कहते हैं कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है सोडियम का? तो ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, मेरे पास लेक्चर भी मौजूद है और क्लास में भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि एक सोडियम को कितने क्लोरीन ने, 6 क्लोरीन ने घेरा हुआ होता है। एक ने ऊपर से, एक ने नीचे से, एक ने राइट से, एक ने लेफ्ट से, एक ने पीछे से और एक ने आगे से क्या किया होता है? इसको पकड़ा हुआ होता है। तो कितने क्लोराइड सराउंड कर रही है? 6 क्लोराइड सराउंड कर रही है।
इसलिए हम इसे बोलते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इज 6। क्वेश्चन नंबर 27, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है? ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया कि कितना है, 760 टॉर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 4.5 टॉर। 4 क्या? 5 टॉर। अच्छा, वेपर प्रेशर विल वेपर प्रेशर विल डैश व्हेन सरफेस एरिया इज चेंज्ड। अगर सरफेस एरिया को चेंज किया जाए तो वेपर प्रेशर पर क्या असर होगा? तो हम बोलेंगे वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं है। ये मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, सब सुन ले बॉयज। जिस भी फेनोमेना में इक्विलिब्रियम मौजूद हो, क्या वेपर प्रेशर में इक्विलिब्रियम है या नहीं है? यस, इवापोरेशन है और कंडेंसेशन है, तो वहाँ पर क्या मौजूद है? इक्विलिब्रियम मौजूद है। तो जिस भी फेनोमेना में इक्विलिब्रियम मौजूद हो, सब सुन लें, सब सुने भैया, याद रखिए उस फेनोमेना पर सरफेस एरिया का कोई असर नहीं होता। तो हम बोलेंगे वेपर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन सरफेस एरिया इज चेंज्ड। तो हम बोलेंगे नो इफेक्ट, कोई असर नहीं होगा। अगला, पाउडर इज डैश सॉलिड। पाउडर कौन सी सॉलिड है? पाउडर जो है वो एमार्फस सॉलिड की एग्जांपल है। कौन सी सॉलिड की? एमार्फस सॉलिड की एग्जांपल क्या है? पाउडर है। अगला, क्वेश्चन नंबर 30, मीट विल कुक फास्टर इन। गोश्त जो है कहते हैं वो कहाँ पर जल्दी पकेगा? कुकर में नहीं, देगची में। कहते हैं गोश्त कहाँ पे जल्दी पकेगा? कराची में या कोयटा में? तो आंसर कहाँ पे है? कराची में। क्यों? ये याद रखिए, सवाल आप लोगों का एंट्री टेस्ट का सवाल है, इसको मजाक मत समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कहते हैं गोश्त कहाँ पर जल्दी कुक होता है? तो याद रखिए गोश्त जो है वो जल्दी कुक होता है कहाँ पे? कराची में, क्योंकि कराची का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की वजह से उसका जो कुकिंग है या जो हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से कुकिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है पानी। सही है। नेक्स्ट हमारे पास रबर इज डैश सॉलिड। रबर कौन सा सॉलिड है? रबर इज डैश सॉलिड। रबर हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है। रबर की जो एग्जांपल है वो कौन सी है? हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट, टी विल कुक फास्टर इन। टी कहाँ पे जल्दी कुक होती है? टी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है। जितना बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा, जितना पानी जल्दी बॉयल होगी, इसका हीट मीट से काम नहीं है चाय का। चाय में जितना जल्दी आपकी पानी क्या होगी, जहाँ पर जितनी भी पानी जल्दी बॉयल होगी उतना जल्दी हमारे पास क्या बनेगा? चाय बनेगा। तो टी विल कुक फास्टर इन कोयटा। टी जो है ये कोयटा में कुक होगी। याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से वैसे बनाया हुआ है। सही है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एंट्री टेस्ट का, इसको याद रखना, मीट वाला, ये हमेशा पूछा जाता है। तो टी कहाँ पर जल्दी, चाय कहाँ पर जल्दी बनती है? कोयटा में। जबकि गोश्त कहाँ पर जल्दी बनती है? कराची में। ओके, यहाँ तक ज़रा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं आगे लेके चलता हूँ। अल शाबाश, फास्ट फास्ट। चलें आगे चलते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली, मैं ज़रा आगे चलता हूँ। एक सवाल यहाँ पर हमारे पास रह रही है, क्वेश्चन नंबर 14 रह गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर
कहते हैं द रेशो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम विद रिस्पेक्ट टू मीथेन अंडर सेम कंडीशन इज। कहते हैं अगर हीलियम और मीथेन को कंपेयर किया जाए तो फिर उनकी स्पीड रेशो में कितना का डिफरेंस है। सही है। तो इसका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए 2, 0.5, 16 या 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। कैसे, अगर आप लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आ रही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, मीथेन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मोलर मास ऑफ मीथेन होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मोलर मास ऑफ क्या होगा, हीलियम होगा। यही फार्मूला है, आप इसको अप्लाई करें। यहाँ से आंसर क्या आ रही है 16 और यहाँ से आंसर क्या आ रही है 4। 4 को डिवाइड करके इसके ऊपर 16 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। द आंसर इज 4। द अंडर रूट ऑफ 4, द अंडर रूट ऑफ 4 इज व्हाट, इज 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आप लोगों का है वो है 2 आंसर। इससे मुराद है कि हीलियम जो है वो 2 गुना फास्टर मूव करता है बमुकाबला किसके, मीथेन गैस के। सही है, ये क्वेश्चन रह गया था ताकि आप लोगों के पास फिर मसला ना हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आते हैं किसकी तरफ, ट्रिपल पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। कहते हैं वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो है वो किसके बराबर है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन नहीं, 0 फ़ारेनहाइट नहीं। अच्छा, 0 केल्विन किसके बराबर है, 0 केल्विन बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, -17 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, मगर नहीं, याद रखिए ट्रिपल पॉइंट, पहले वैसे तो ट्रिपल पॉइंट है क्या, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट से मुराद है ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पर एक मादे की तीनों हालतें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों पाई जाए, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए अगर किसी बीकर में आपके पास पानी मौजूद हो और आपने उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तो वहाँ पर कुछ पानी बर्फ़ बन जाएगी, कुछ पानी अभी लिक्विड में होगी, कुछ पानी जो है वो गैस की वेपर की फॉर्म में वहीं पर ट्रेवल कर रही होगी। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट से मुराद है दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वेयर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट, जहां पर उस मादे के तीनों स्टेट्स पाए जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद डबल डम्बल इन थर्ड शेल आर। कहते हैं थर्ड शेल में कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड शेल में, पूरे थर्ड शेल की बात कर रहा है, पूरे तीसरे शेल की बात कर रहा है। तीसरे शेल में कौन कौन मौजूद है, एस, पी और डी। एस तो गोल है, पी तो सिंगल डंबल है, वो कहते हैं डबल डंबल। डबल डंबल हमारे पास कितने होते हैं, डी में होते हैं, और वो भी कितने होते हैं, 4। एक तो सिंगल डंबल होता है, बाकी क्या होते हैं, डबल डंबल होते हैं। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं। 4 हमारे पास जो ऑर्बिटल है थर्ड शेल में, उनके पास डबल डंबल है, बाकी सिंगल डंबल है और स्फेरिकल है। सही है। तो अगला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल इज। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर से मुराद है न्यूक्लियस से बाहर। तो कौन न्यूक्लियस से बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन। 36 क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दी इवापोरेशन। इवापोरेशन के हवाले से कौन सा सही नहीं है। नंबर 1, सरफेस फेनामेना है, बिल्कुल सही है। आकर एट एनी टेम्परेचर, ये हर वक्त होती है, जी बिल्कुल सही है। काजेज कूलिंग, यस बिल्कुल कूलिंग काज करती हैं, ठीक है, बिल्कुल ये तीनों पॉइंट सही है। इससे मुराद कोई भी गलत नहीं है, गलत ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। इससे मुराद नॉट लिस्टेड, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डेल्टा। ये अक्सर स्टूडेंट ने ये सवाल गलत किया था। ये नॉट लिस्टेड से मुराद मतलब आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है, तो मतलब नॉट लिस्टेड है। अगला, एस आई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी का जो एस आई यूनिट है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो है पास्कल सेकेंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या हमारे पास न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो हमारे पास
ऑप्शन आ रही है वो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। क्या भैया? ऑल ऑफ दीज, ये तीनों हमारे पास सही है। पास्कल सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, सारे सही है, बिल्कुल एक जैसे हैं सारे। अगला एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ रही है? द नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस टेंशन का फार्मूला है, सरफेस टेंशन का फार्मूला है वर्क अपान एरिया। तो वर्क का यूनिट क्या है? जूल है, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा? पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब अगर मैं इसको जूल को कन्वर्ट कर दूँ किस में? न्यूटन मीटर में, तो क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी। मीटर स्क्वायर कट जाएगी तो क्या रह जाएगी? न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज हमारे पास क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, सारे सही, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम। कहते हैं बेरिलियम एटम के लिए कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमारे पास आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सही है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, बेरिलियम एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है? तो आप लोगों को पहले बेरिलियम का पता होना चाहिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रही है? 1s2, और क्या आ रही है? 2s2। ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये दो कौन से शेल में है? सेकेंड शेल में है। कौन से सब शेल में है? एस सब शेल में है। कौन से ऑर्बिटल में है? एस ऑर्बिटल में है। तो अब हम पढ़ते हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आखिरी शेल में है, फर्स्ट शेल में नहीं है। तो फर्स्ट शेल ये गलत दिया गया है। ठीक है, अगला बी कहते हैं सेकेंड शेल है, जी सही है। 1 नहीं, अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि ये पी में नहीं, ये एस में है। किस में है? एस में। तो एस के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू है या अजीमुथल की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, 1 नहीं है। नो, गलत है। अगला 3 to 1, नो 3 to 1 भी नहीं है। हाँ, ये देखिए डेल्टा में देखिए 2 0 0 + 1, बिल्कुल सही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है कहते हैं ये दूसरे शेल में, जी बिल्कुल सही है। 0 0 से मुराद एस में है, बिल्कुल सही है। और ऑर्बिटल कौन सा है? वो भी 0 है। और क्या है? प्लस या माइनस हाफ है, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? द ऑप्शन इज व्हाट? द ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, ऑल आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट। कहते हैं सारे डायरेक्शनल हैं, चाहे एस सबशल, चाहे पी सबशल हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, सिवाय किसके? सिवाय एस के। याद रखें, एस वो ऑर्बिटल है या एस वो सबशल है जो क्या है? जो नॉन डायरेक्शनल है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये गोल मटोल है, ये हर तरफ से सर ही सर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये हर तरफ से डायरेक्शन ही डायरेक्शन है। सही है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। याद रखिए, एस को क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। एन आइसोट्रोपिक, क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रोपिक। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कहते हैं ये ओवरलिपिंग दी गई है, कहते हैं इस ओवरलिपिंग में से कौन से ऑर्बिटल है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दे सकते हैं? तो उसका ऑप्शन क्या है? एस। एस और पी, मतलब एस हमेशा क्या देता है? सिग्मा ही देता है, ये कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। पी जो है वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, सिग्मा भी बना सकते हैं। पी डी सिग्मा भी बना सकते हैं, पाई भी बना सकते हैं। डी डी सिग्मा भी बना सकते हैं, पाई भी बना सकते हैं। मगर एस और पी ऐसे ऑर्बिटल हैं, ऐसा जोड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा तो बना सकती है मगर पाई नहीं बना सकती, क्योंकि कौन मौजूद है? एस। और हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा था कि एस वो ऑर्बिटल है जो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड नहीं बनाती। क्लियर है भैया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कहीं आप लोग तस्वीर ले लें, मैं आगे चलता हूं। एक ये चीज पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन। बॉइलिंग पॉइंट कहता है पानी का कहां पर ज्यादा होता है या किसी भी चीज का कहां पर ज्यादा होता है? तो वो है कराची में।
कराची में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोयटा में बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है, कम होता है। याद रखिए कोयटा में पानी जो है वो 95, 97 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होती है, जबकि कराची में फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होती है, क्योंकि वहाँ पर वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। कोयटा में वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। आगे चलते हैं, आप लोग तस्वीर ले लें। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा मीन बैरूनी, जो न्यूक्लियस से बाहर हो वो इलेक्ट्रॉन है। डिस्पर्सन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन नैरो लाइन व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को गुजारते हैं और वो नैरो लाइन में स्प्लिट हो जाती है, इसको क्या बोलते थे, स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को स्टार्क इफेक्ट बोलते थे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड से गुजर जाती तो उसे क्या बोलते थे, जीमैन इफेक्ट बोलते थे। सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी। कौन से एक्सरे की इंटेंसिटी ज़्यादा। इंटेंसिटी से मुराद है तादाद, शिद्दत, नंबर्स। तो याद रखिए के अल्फा के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो हम बोलेंगे के अल्फा एक्सरे हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम इंटेंसिटी देन व्हाट, बीटा एंड गामा। और अगर एनर्जी की बात होती तो एनर्जी गामा की ज़्यादा थी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथाइल ग्रुप। मीथाइल ग्रुप तो जानते हो, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप का कहते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। CH3 ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन है कहते हैं वो क्या है। तो याद रखिए CH3 ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। क्या भैया, sp2। नेक्स्ट, गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर द व्हाट, फॉलोइंग कंडीशंस। गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं अंडर द व्हाट, फॉलोइंग कंडीशन। कौन से कंडीशन में हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं जब टेम्परेचर लो हो और प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो। जब प्रेशर ज़्यादा हो और टेम्परेचर क्या हो, कम हो, तो गैसेस लिक्विफाई होती है, अदरवाइज गैसेस लिक्विफाई नहीं होती। नेक्स्ट, हैवी मेटल यूज्ड इन एक्सरे प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ। हमने जो हैवी मेटल इस्तेमाल किया था एक्सरे के प्रोडक्शन में, कहते हैं वो किस लिए इस्तेमाल किया था, उसकी वजह क्या थी, ड्यू टू हाई चार्ज। यस, सही है। जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास एक्सरे जो है वो अच्छी एक्सरे मिलेगी। ठीक है। हाई नंबर ऑफ शेल, जी, जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उतने हमें एक्सरेज ज़्यादा मिलेंगी, उतनी ज़्यादा एक्साइटेशंस के चांसेस होंगे। और हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यस, जितना आपके पास एटॉमिक नंबर या हैवी मेटल ज़्यादा होगा, बड़ा चार्ज का होगा, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसके न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दिस। ये सारे पर्पसेस के लिए की बुनियाद पर हम लोगों ने हैवी मेटल को इस्तेमाल किया था एक्सरे प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट शेल टू फोर्थ शेल इट्स एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले शेल से चौथे शेल में, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, तो इसकी एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज बाय व्हाट, इंक्रीजेज बाय 16 टाइम। हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम, हाउ मेनी टाइम, 16 टाइम। यस, ये 16 गुना बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी का रिलेशन शेल के साथ क्या है, स्क्वायर रिलेशन है। मतलब अगर आप एनर्जी को, शेल को बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ती नहीं है बल्कि स्क्वायर टाइम बढ़ जाती है। तो जब आपने पहले शेल से चौथे शेल में ले गए, जब आपने शेल को 4 गुना बढ़ाया तो एनर्जी 4 गुना नहीं बढ़ेगी बल्कि 16 गुना बढ़ जाएगी, स्क्वायर टाइम। सही है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास इस पहले पेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, एंड दैट इज अल्कोहल एंड HF फॉर्म डैश बॉन्ड्स कंटेन डैश एंड डैश हाइड्रोजन बॉन्ड। कहते हैं अल्कोहल में और HF में कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो ये अल्कोहल का मालिक्यूल है, ये दूसरा अल्कोहल का मालिक्यूल है।
ये दूसरा अल्कोहल का मालिक्यूल है। इनके बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है? इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है? यस, इनके बीच क्या मौजूद है? इनके बीच मौजूद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मौजूद है कि नहीं मौजूद? जी बिल्कुल मौजूद है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं इंटरमालिक्यूलर। इंटरमालिक्यूलर से मुराद है कि दो मालिक्यूल के बीच, यस, ये जो अल्कोहल और अल्कोहल मालिक्यूल के बीच है, इससे बोलते हैं इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एच एफ के बीच, यस, एच और एच के बीच भी क्या होता है? इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो इन दोनों में एच एफ मालिक्यूल में और अल्कोहल अल्कोहल मालिक्यूल में कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं? इंटरमालिक्यूलर एंड इंटरमालिक्यूलर हो सकते हैं। तो मैं आना चाहूँगा हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर जो सही है वो हमारे पास है, कौन सा? वो हमारे पास है इंटरमालिक्यूलर एंड इंटरमालिक्यूलर, मतलब बीटा ऑप्शन सही है। दोनों में इंटरमालिक्यूलर है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? तो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो है 1.1 या 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर इसकी वैल्यू है। ये याद रखना, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बराबर है 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। अगला नेक्स्ट, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश अपॉन गैस। कहते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो कहते हैं गैस पर डिपेंड करती है या नहीं करती? तो हम बोलेंगे इनडिपेंडेंट है। ऑप्शन बीटा, ऑप्शन कौन सही है? बीटा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन चाहे हमारे अंदर हो, चाहे गैस के अंदर हो, चाहे बकरी के अंदर हो, चाहे शेर के अंदर हो, इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज और मास कभी तब्दील नहीं होता। तो गैस हो या गैसेस को तब्दील करो, या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, सब के इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, उनका चार्ज सेम है, उनका मास सेम है, उनकी चार्ज टू मास रेशो सेम आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, द लाइटेस्ट कैनाल रे। कैनाल रे से मुराद पॉजिटिव रे। कहते हैं लाइटेस्ट कैनाल रे कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में वो गैस है जो सबसे हल्की कैनाल रे प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है? पेनिट्रेशन पावर से मुराद है घुसने की ताकत। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूट्रॉन ऑर्डर, अगर आप लोगों को याद हो, पेनिट्रेशन पावर की ऑर्डर अगर आप लोगों को याद हो, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है? न्यूट्रॉन की है। मैं क्लास में लिखवा चुका हूँ। दूसरे नंबर पे एक्सरे है, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन है, और सबसे आखिरी कौन है? प्रोटॉन है। याद रखिए, पेनिट्रेशन पावर प्रोटॉन की कम है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द फॉलोइंग आर फॉल्स अबाउट द कैनाल रे। कैनाल रे के हवाले से कौन से पॉइंट्स कहते हैं गलत हैं? तो मतलब बाकी सही है, एक गलत है। हैव लोअर, ये लोअर है, डब्ल्यू है। हैव लोअर चार्ज टू मास रेशो देन इलेक्ट्रॉन। यस, प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो कम है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। जिसका मास कम होता है उसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा आती है। क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है भैया, ये बात तो सही है। कहते हैं हैव लोअर मास, हैव लोअर चार्ज देन इलेक्ट्रॉन। कहते हैं प्रोटॉन का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम है। नो, ये बात गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन है। ये गलत बात है। याद रखिए, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपस में क्या है? सेम है, और दोनों पर चार्ज क्या है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका क्या होता है? चार्ज होता है। सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरे हैज मिनिमम एनर्जी। किस एक्सरे की एनर्जी मिनिमम है? तो वो है के अल्फा एक्सरे। और किसकी एनर्जी मैक्सिमम है? तो वो है गामा एक्सरे। सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट। ये तो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। क्या है? एस ऑर्बिटल।
एस ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, बाकी सारे डायरेक्शनल हैं, बाकी सारे डायरेक्शन डिपेंडेंट हैं। सही है। नेक्स्ट, when degenerate orbitals are available for electrons, first electron are filled singly and then pair up. This is the statement of what? हंड्स रूल। ये हंड्स रूल का स्टेटमेंट। जब भी याद रखना, जब भी डिजेनरेट ऑर्बिटल वाला लफ्ज आए उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हंड्स रूल। ये हंड्स रूल ने बोला हुआ था कि अगर आपके पास पी एक्स पी वाई पी जेड अवेलेबल हो, इन्हें बोलते हैं डिजेनरेट, तो इनमें इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हो तो पहले कैसे फिल करेंगे? इनको सिंगली सिंगली फिल करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इनमें क्या शुरू कर देंगे? पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये किसने बोला हुआ था? ये हॉर्न्स ने बोला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल? कहते हैं कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है? सब सुन लें इस क्वेश्चन को गौर से। -1 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है, -1 फ़ारेनहाइट पॉसिबल है, -1 केल्विन पॉसिबल नहीं है। याद रखिए केल्विन टेम्परेचर जो है वो माइनस में पॉसिबल नहीं है। केल्विन की जो लोवेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो क्या है? वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन है। 0 केल्विन से नीचे का केल्विन, माइनस में केल्विन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगला नेक्स्ट हमारे पास, इन रेजोनेंस प्रोसेस, इन विच प्रोसेस? इन रेजोनेंस प्रोसेस। इन रेजोनेंस प्रोसेस, रेजोनेंस प्रोसेस में कहते हैं डैश विल रिमेन ऑन देयर पोजीशन। कौन अपनी जगह पर रहते हैं? कहते हैं भैया रेजोनेंस प्रोसेस में कौन अपनी जगह पर रहते हैं? एटम अपनी जगह पर रहते हैं, जी रहते हैं। सिग्मा बॉन्ड, यस सिग्मा बॉन्ड भी अपनी जगह पर रहते हैं। नहीं, पाई बॉन्ड अपनी जगह तब्दील करते हैं। वो कहते हैं कौन अपनी जगह पर रहते हैं, तो याद रखिए दोनों, सिग्मा बॉन्ड भी और एटम भी। याद रखिए रेजोनेंस में हम एटमों की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते और सिग्मा बॉन्ड को चेंज नहीं कर सकते। कौन अपनी जगह तब्दील कर रही होती है? पाई बॉन्ड। ये याद रखना, सही है। अगला, NH4OH हैज डैश बॉन्ड्स। कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से बॉन्ड पॉसिबल हैं? तो ज़रा मैं लिखवाता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। कौन है? ये अमोनियम है और इसके साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ है। पहली बात, अमोनियम और हाइड्रो ऑक्साइड के बीच क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है, नंबर 1। इससे मुराद आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। याद रखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। नंबर 2, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। किसके बीच? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। किसने? नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है किसको? हाइड्रोजन को। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और ये जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये हमारे पास क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड मौजूद हैं? तीनों बॉन्ड मौजूद है। इससे मुराद है आयोनिक, यस आयोनिक है। कोवेलेंट, यस कोवेलेंट है। कोऑर्डिनेट, यस कोऑर्डिनेट है। इससे मुराद ऑल बॉन्ड्स आर ऑल प्रेजेंट, तमाम तरह बॉन्ड्स मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास है, विच इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग द NH3। NH3 के हवाले से कौन सा हमारे पास सही है? सब सुन लें, NH3 के हवाले से कौन सा हमारे पास सही है? कहते हैं NH3 कौन सा सिस्टम है? sp2? नो, sp2 तो नहीं है। NH3 जो है वो sp3 है। sp3, यस यस यस, NH3 जो है वो क्या है? वो sp3 है। sp3 है, sp3 है और साथ में ab3e है। बिल्कुल बिल्कुल, जो NH3 है, NH3 जो है उसके साथ 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो क्या बोलेंगे? ab3e सिस्टम बोलेंगे। तो ये sp3 भी है, याद रखिए अमोनिया जो है वो sp3 भी है और साथ में ab3e भी है। अगला हमारे पास नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 74, और वो ये है कि वेपर प्रेशर इज एग्जांपल ऑफ। वेपर प्रेशर किसकी एग्जांपल है? केमिकल इक्विलिब्रियम की, फिजिकल इक्विलिब्रियम की, या डायनामिक इक्विलिब्रियम की? तो याद रखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम भी है वेपर प्रेशर और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी है। तो बोथ बी एंड सी इसका ऑप्शन है। बोथ बी एंड सी, डेल्टा ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। 74 क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो है डेल्टा, बोथ बी एंड सी। आगे ले जाऊं? आप लोग तस्वीर ले लें, मैं आगे ले जाता हूं।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। अ मॉलिक्यूल नेम्ड एज आर्थोनाइट्रोफिनोल कंसिस्ट ऑफ डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कहते हैं आर्थोनाइट्रोफिनोल एक मॉलिक्यूल है, कहते हैं उसमें कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। पहले तो हम पढ़ते हैं आर्थोनाइट्रोफिनोल है क्या भला। आर्थोनाइट्रोफिनोल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, लुक हियर। आर्थोनाइट्रोफिनोल हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, सब ध्यान दीजिए। ये हमारे पास आर्थोनाइट्रोफिनोल, इसको आर्थोनाइट्रोफिनोल बोलते हैं। आर्थो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 को बोलते हैं आर्थो। ये ओ पोजिशन है, आर्थो पोजिशन है। तो ये जो आर्थो पोजिशन है, ओ पोजिशन, आर्थो पोजिशन, इस आर्थो पोजिशन पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ, ओ एच के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड को दो मॉलिक्यूल के बीच देखा हुआ है। आज एक मॉलिक्यूल के अंदर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा हूं, तो याद रखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है और उसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारे पास जो सही है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर से मुराद है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, सही है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है। द सबशेल with maximum value of n plus l वैल्यू। कहते हैं वो सबशेल जिसमें n plus l वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, विल हैव डैश एनर्जी, विल हैव आई एनर्जी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ऑफ सबशेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n plus l वैल्यू। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि मेरे यूट्यूब चैनल से ये लेक्चर ज़रूर देख लेना। एनर्जी ऑफ अ सबशेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n plus l वैल्यू। अच्छा, अ सबशेल विद n इज इक्वल टू 3, अ सबशेल विद n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू क्या हो, 1 हो, कैन अकोमोडेट मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन। देखिए भैया, सबशेल की बात किससे हो रही है, l से, अज़ीमुतुल से। किसकी बात हो रही, 1 1 l 1 किसके लिए, p के लिए। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि तीसरे शेल का p है या दूसरे शेल का p है या सातवें शेल का p है, इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी शेल का p हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रे इज डिपेंडेंट अपॉन। कहते हैं कैथोड रे की जो चार्ज टू मास रेशो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, गैस के ऊपर, मेटल के ऊपर, या किसी के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर नहीं। याद रखिए कैथोड रे से मुराद है क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो कभी तब्दील नहीं होगी, चाहे आप गैसेस को तब्दील करो, चाहे आप मेटल को तब्दील करो। ये आपकी किताब का सेंटेंस है और ये डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन नंबर 61, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय। एक सबशेल के अंदर क्या होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं, कहते हैं उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय। एक सबशेल के अंदर जो हम ऑर्बिटल को ढूंढते हैं उसका फार्मूला क्या था, अगर फार्मूला को याद हो तो उसका फार्मूला हमारे पास है 2l+1। क्या फार्मूला है, 2l+1। एक सबशेल के अंदर अगर आपको ऑर्बिटल ढूंढने हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2l+1। How many times charge to mass ratio of proton is greater than electron। कहते हैं कितना गुना प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन की जो, प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन से कम है, क्योंकि प्रोटॉन का तो मास ज़्यादा है। जिस चीज़ का मास ज़्यादा होता है उसकी चार्ज टू मास रेशो कम होती है, ये याद रखें। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हमारे पास नन ऑफ दीज आ रही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल
in which spin of electron in an orbital is determined is called what? Is called Pauli एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप लोगों को पता है पाली किसकी बात करती है? पाली ने ये बोला हुआ था कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें एक को हम क्लॉकवाइज में रखेंगे, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में रखेंगे, मतलब स्पिन की बात की थी। तो स्पिन की बात किसने की थी? पाली ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, बिफोर 5s से पहले कौन सा सबशेल बढ़ता है? तो 5s से पहले बढ़ता है हमारे पास कौन सा सबशेल? 5s से पहले हमारे पास बढ़ता है 4p। कौन सा भैया? 4p। फिर क्या आती है? 5s। फिर क्या आती है? 4d आती है। ठीक है जी। फिर क्या आती है? फिर उसके बाद 6p आती है। तो 6s आती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रही है? 4p हमारा ऑप्शन आ रही है। यस, 5s के बाद क्या बढ़ता है? 4p बढ़ता है। 5s से पहले कौन बढ़ता है? ये 5s है। 5s से पहले कौन बढ़ती है? 5s से पहले हम बढ़ते हैं किसको? 4p को। 4p के बाद क्या होता है? 5s होता है। ठीक है जी। 5s के बाद क्या होता है? 5s के बाद होता है 4d, है कि नहीं? तो हमारे पास कौन पहले बढ़ता है? 4p पहले बढ़ता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ग्रेफाइट एज डे स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल है। याद रखिए, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज व्हाट? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वो हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज व्हाट? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है जी। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? हेक्सागोनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज। सब्लिमेशन से क्या मुराद था? सॉलिड का डायरेक्ट किस में जाना? गैस में जाना, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस का वापस रिवर्स में सॉलिड में बनना, इसे बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है? ऑप्शन हमारे पास आ रही है एंड दैट इज डेल्टा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज। फ्यूजन से मुराद है मेल्टिंग। कहते हैं मेल्टिंग का अपोजिट प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग का अपोजिट प्रोसेस क्या है? फ्रीजिंग है। मेल्टिंग से क्या मुराद है? सॉलिड से लिक्विड बनना, और लिक्विड से सॉलिड बनना इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग से मुराद है फ्यूजन। फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही बात है। तो फ्यूजन का अपोजिट क्या है, या मेल्टिंग का अपोजिट क्या है? फ्रीजिंग है। सही है। हाउ मेनी कार्बन्स, ये CS, हाउ मेनी कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन प्रोपीन। प्रोपीन मालिक्यूल में कितने कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? तो प्रोपीन है क्या? प्रोपीन हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस मालिक्यूल को हम बोलते हैं प्रोपीन। प्रोपीन में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों क्या है? sp2 है। क्या भैया? sp2 है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास जो कार्बन है वो क्या है? sp2 है। तीसरा जो है वो sp2 नहीं है, बल्कि वो क्या है? sp3 है। ठीक है। अगला पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीलोकलाइज। कौन सा मॉलिक्यूल डीलोकलाइज नहीं है? ओजोन डीलोकलाइज है, बेंजीन डीलोकलाइज है, हाइड्रोजन डीलोकलाइज नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन लोकलाइज है, क्योंकि हाइड्रोजन में सारे सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइजेशन नहीं दिखाता। अगला, डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज। वाटर का जो डायपोल मोमेंट है वो किसके बराबर है? वो है 1.85 डिबाई। पानी का जो डायपोल मोमेंट है वो 1.85 डिबाई के बराबर है, और अमोनिया का NH3 का किसके बराबर है? 1.47 डिबाई के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज गिव्स फोटोन। कौन सा सीरीज हाइड्रोजन सीरीज में जो हमें फोटोन देती है? बाल्मर। कौन सा? बाल्मर। बाल्मर हमें फोटोन देती है। फोटोन से मुराद है विजिबल स्पेक्ट्रम देती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 81 इज वन अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2। अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 हो तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू कितनी होंगी? 2 से मुराद है किसकी बात हो रही है? 2 से मुराद है D की बात हो रही है। D में कितनी वैल्यू पॉसिबल है?
5 ऑर्बिटल, 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब 5 हमारे पास ऑर्बिटल पॉसिबल है। यस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। अगला, विच वन इज मोर वोलेटाइल, कौन ज्यादा उड़ने वाला है? वोलेटाइल से मुराद उड़ने वाला, वोलेटाइल से मुराद है क्या? वोलेटाइल से मुराद है उड़ने वाला। तो कौन ज्यादा उड़ने वाला है? गैसोलीन ऑयल, गैसोलीन ऑयल से मुराद है पेट्रोल, वाटर, मिल्क, इथेनॉल। नो, पेट्रोल सबसे ज्यादा उड़ने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट फॉलो आप-बाउ प्रिंसिपल, आप-बाउ रूल? आप-बाउ रूल को कौन सा एटम फॉलो नहीं करता? तो वो हमारे पास है कार्बन। कार्बन वो एटम है जो आप-बाउ प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता, बल्कि उससे डिविएट करता है। हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ था। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एटम इज, फ्लोरीन एटम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहते हैं उसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? पहले तो पढ़ते हैं फ्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर है क्या? 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। और यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पर है? वो pz में है। कहते हैं इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी सही है? तो या तो ये +1 हो सकती है, या तो ये 0 हो सकती है, या तो ये -1 हो सकती है। तो -1 भी सही है, 0 भी सही है, +3 नहीं हो सकती और 4 नहीं हो सकती। 0 हो सकती है या -1 हो सकती है, मगर -1 मोर एक्यूरेट है, क्योंकि 0 s की भी हो सकती है, s 0 रख सकता है। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है? वो -1 है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड? कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है? HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अगला पॉइंट कहते हैं फाइंड द आइसोस्ट्रक्चरल, फाइंड द व्हाट? फाइंड द आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। कहते हैं आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल को क्या करो? फाइंड आउट कर लो। आइसोस्ट्रक्चरल से मुराद क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल से मुराद है जिनकी शक्लें सेम हो। तो शक्लों के सेम होने के लिए सिस्टम का सेम होना भी लाजमी है। हम लोगों ने सिस्टम पढ़े हुए थे वेस्पर थ्योरी में, याद है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, याद है? तो वेस्पर थ्योरी में हम लोगों ने डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल पढ़े हुए थे। जिनके सिस्टम बराबर हो, सिस्टम सेम हो, उनकी शक्लें भी क्या होती है? सेम होती है। अब जो NH3 है, पहला ऑप्शन NH3, NH3 में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, तो इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं AB3E बोलते हैं। जबकि इसी के साथ NO2 है, NO2 को हम बोलते हैं क्या? NO2 इज कॉल्ड व्हाट? AB2। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? AB2 सिस्टम बोलते हैं। जब इनकी सिस्टम सेम नहीं है तो इनकी शक्ल भी सेम नहीं हो सकती। अगला हमारे पास कौन सी आ रही है? BF3 और NH2। नो, BF3 जो है वो कौन सा सिस्टम है? AB3 सिस्टम है। और NH2 हमारे पास कौन सा सिस्टम है? NH2 जो है उसमें एक लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम है AB2E2 सिस्टम, और ये AB3 सिस्टम, तो इनकी भी शक्ल सेम नहीं हो सकती। अगला हमारे पास AB3 और NH2, नो ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये देखें, NH2 और H2O बिल्कुल सही है। NH2 जो है उसमें एक लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है, और H2O में भी क्या है? एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर है। अच्छा, इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? AB2E2 सिस्टम, और इसको भी बोलते हैं क्या? AB2E2 सिस्टम, सही है। अच्छा, इन सिस्टमों को मद्देनज़र रखते हुए, चूंकि इनके सिस्टम बराबर है, जब इनके सिस्टम बराबर हो, इनके फार्मूला बराबर हो, तो इनकी शक्लें भी क्या होगी?
सेम होगी, इन्हें हम बोलते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल से मुराद जिनकी शक्लें क्या हो, सेम हो। तो याद रखिए NH2 की शक्ल और वाटर की शक्ल दोनों की सेम है। NH2 की शक्ल जो है वो इस तरह होती है और H2O की शक्ल जो हमारे पास होती है वो कुछ इस तरह होती है, सही है। और दोनों की शक्लें क्या है, बेंड शेप है, सेम शेप है। आगे ले जाऊं, आप लोग तस्वीर ले लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास कह रही है, नंबर ऑफ नोड्स इन एस सबशेल इज गिवन बाय। किसी भी एस सबशेल में, एस सबशेल में अगर हम लोगों ने नोड्स फाइंड आउट करने हैं, क्या नोड्स फाइंड आउट करने हैं, तो उनके लिए फार्मूला है क्या, n-1। याद रखिए एस सबशेल के अंदर नोड फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, n-1। कौन से भैया, n-1। n-1 किसका फार्मूला है, n-1 है, n-1 फार्मूला है किस चीज़ का, एस के अंदर नोड मालूम करने का। तो एस के अंदर नोड मालूम करने का फार्मूला क्या है, n-1 है। मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 67। तो 67 क्या क्वेश्चन है, कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 1s2 2s2 2p4। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी आ रही है, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रही है वो हमारे पास आनी चाहिए 2 आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, 2। कैसे, क्योंकि 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 और 2 4 5 6 7 8, क्योंकि उन्होंने P4 लिखा हुआ, तो P4 में एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारे पास ऑप्शन 2 सही है, सेकंड ऑप्शन सही है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। आगे ले जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसको पढ़ते हैं, 87 को। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, 5 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दोनों। पी ऑर्बिटल जो है सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पी ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये देखिए पी सिग्मा बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना रही, ये पी ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, क्या पी जो है वो पाई बॉन्ड बना सकती है, जी पी जो है वो पाई बॉन्ड भी बना सकती है। तो पी सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पी जो है वो पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। और एस जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे जो है वो सिग्मा भी बना सकते हैं, पाई भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल हैविंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो उनकी कहते हैं ज्योमेट्री क्या होती है, तो उनकी ज्योमेट्री होती है हमारे पास क्या, तो उनकी ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आ रही है, बीटा ऑप्शन आ रही है। 88 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है आंसर, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप रखती है, सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव जीरो डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये ऑप्शन गलत था, ये असल में O3 आना चाहिए था। बहरहाल ये इस क्वेश्चन को छोड़ दें, सब छोड़ दें, इसको मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर दे दूंगा सबको। इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एटम कौन कौन से हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लोग खोलते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल ये है। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। तो वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो है sp और वो है sp2। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, अल्फा सही है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मेनी टोटल लोब्स आर देयर इन डी सबशेल। डी सबशेल में टोटल लोब्स कितने हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 18 लोब्स हैं।
अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी मालिक्यूल स्टेबल इन डैश ज्योमेट्री, मालिक्यूल कब स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक एक मालिक्यूल तब स्टेबल होता है जब वहाँ पर क्या हो, रिपल्शन कम से कम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन है, जो कि हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ था, अगर याद हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कौन सा मॉलिक्यूल है इन ऑप्शन में से जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ओबे करता है? नाइट्रोजन वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो याद है, जिसमें px ऊपर था सिग्मा px और py pz जो थे 5 बॉन्ड नीचे थे, याद है कि नहीं याद है? तो वो कौन है? वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखिए नाइट्रिक ऑक्साइड वो वाहिद मालिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 से ज़्यादा है, 15 है, मगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होने के बावजूद भी ये नाइट्रोजन का फॉलोवर है। ये एक्सेप्शनल केस है, ये सब याद रखना, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है। हम लोगों ने तो ये पढ़ा हुआ था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो वो किसको फॉलो करता है? नाइट्रोजन को। मगर यहाँ पर जितने भी मालिक्यूल हैं वो सारे उनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 से ज़्यादा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो वाहिद NO वाहिद मालिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 से ज़्यादा है, 15 इलेक्ट्रॉन इसमें, मगर फिर भी ये नाइट्रोजन मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ओबे करता है। ये सब याद रखना, ये एक्सेप्शनल केस है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, किस में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है? बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मैंने आप लोगों क्लास में पढ़ाया हुआ था। बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों को वो लेक्चर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। एक फ्लोरीन में 9, दूसरे फ्लोरीन में 9, कितने हो गए? 18। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। और 16 के लिए कितने बॉन्ड ऑर्डर आता है? 2। और 17 के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है? 17 के लिए आता है 1.5। 17 के लिए कितना आता है? 1.5। जबकि 15 के लिए 15 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है? 15 इलेक्ट्रॉन के लिए आता है 2.5। तो सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया? सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का हो गया। तो याद रखें नाइट्रिक ऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? वो है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव परमानेंट डायपोलमेंट, किसका डायपोलमेंट परमानेंट नहीं है? वो ऑप्शन है SO3। SO3 का जो डायपोल मोमेंट है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो नॉन पोलर मालिक्यूल है। उनके सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, जिसकी वजह से ये मालिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है और इसका डायपोल मोमेंट 0 है। ये डायपोल मोमेंट रखता ही नहीं है। बाकी सारे रखते हैं, SO2 भी रखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रखता है, H2S भी रखता है, मगर SO3 जो है वो डायपोल मोमेंट नहीं रखता। अगला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ डैश रिलेशन विद पी करेक्टर। पी करेक्टर में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है? तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस करेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी करेक्टर। जितना एस करेक्टर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मगर जितना पी करेक्टर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये याद रखना। तो पी करेक्टर का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कौन सा है? इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक से मुराद है नॉन डायरेक्शनल। आइसोट्रोपिक से क्या मुराद है? नॉन डायरेक्शनल। कहते हैं कौन नॉन डायरेक्शनल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डायरेक्शनल। तो आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड? नो, कोवेलेंट बॉन्ड जो वो डायरेक्शनल है, आयोनिक बॉन्ड जो वो नॉन डायरेक्शनल है, वो किसी भी डायरेक्शन में बन सकती हैं। और क्वेश्चन नंबर 98, एंड दैट इज डैश हैज डायरेक्ट रिलेशन विद बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के साथ किसका डायरेक्ट रिलेशन है? लोन पेयर का? यस। न्यूक्लियर चार्ज का? नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का? नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बॉन्ड लेंथ को कम करती है और न्यूक्लियर चार्ज भी बॉन्ड लेंथ को कम करती है। तो कौन बढ़ाती है? लोन पेयर। लोन पेयर के बढ़ने से क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, द डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस एट STP इन ग्राम्स पर लीटर इज अप्रोक्सीमेटली। कहते हैं क्लोरीन
की जो डेंसिटी है, क्लोरीन गैस की जो डेंसिटी है वो कितनी है? तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है क्लोरीन का, एक मोल का? क्लोरीन के एक मोल का मास है 71, कितना? 71 ग्राम। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो है 22.4 लीटर। तो आप लोग इसको ज़रा डिवाइड करें, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है, कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर मिलना, कैलकुलेटर हमारे पास इसका आ जाएगा। आप लोग इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तकरीबन राउंड अबाउट आपके पास कोई 3 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 3.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3.2। आप लोग इसको डिवाइड कर लें तो इसकी डिवीजन करते वक्त आपके पास क्या आती है, 3.2 आती है। 71 डिवाइडेड बाई 22/4, 71 डिवाइडेड बाई 22/4 का आंसर क्या आता है? तकरीबन लगभग आपके पास आता है 3.2। यस, 3.2 आता है। तो ये हमारी डेंसिटी है, सही है। अगला, लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? कौन हमारे पास पोलर है? कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, नाइट्रोजन नॉन पोलर है, बेरिलियम क्लोराइड भी नॉन पोलर है, HCN हमारे पास पोलर है। HCN क्या है? HCN हमारे पास क्या है? पोलर है। ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास पोलर है, बाकी तमाम नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है, नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है, और बेरिलियम क्लोराइड भी क्या है? नॉन पोलर है। क्लियर होगी बात? ये थी हमारी डिस्कशन रिगार्डिंग दी व्हाट, रिगार्डिंग दी कंबाइंड चैप्टर जो थे आप लोगों का। 6 हाफ बुक का टेस्ट मैंने ले लिया। अगर आप लोगों में से जो लड़के या जो स्टूडेंट्स, जो कमर्स जूम की क्लासेस लेना चाहते हैं और वो कोयटा नहीं आ सकते या बलूचिस्तान नहीं आ सकते, और वो फेडरल बुक पढ़ना चाहते हो या KP बुक पढ़ना चाहते हो, तो हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आपको लिंक भेजकर आप लोगों को जूम ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, और फिर हम इंशाल्लाह जूम पर क्लासेस लेते रहेंगे। हमारे जूम की क्लासेस शुरू हो रही इंशाल्लाह, और हमारे अपने क्लासमेट्स को हमारे फ़िज़िकल क्लासेस के लिए भी भेजते रहें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में जगह नहीं हो पा रही, इतनी एक बड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, ये सब आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।